नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हमारे पाठ्यक्रम में रीति काव्य सुमन नाम की एक संकलित पुस्तक शामिल है। रीति काव्य सुमन में रीतिकाल के कवियों को संकलित किया गया है। जिन कवियों को हमने पढ़ा है उनसे आगे जिस कवि की आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है हमारा कवि सेनापति। सेनापति रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं और उनकी एक महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम है कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर की तृतीय तरंग षट ऋतु वर्णन है। उस षट ऋतु वर्णन के कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इसी के साथ हम सेनापति को पढ़ चुके हैं कि सेनापति की कवित रत्नाकर में जो राम कथा का वर्णन किया गया है उसके कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। और राम कथा के साथ साथ ऋतु वर्णन भी हमारे पाठ्यक्रम में है। ऋतु वर्णन का एक पद हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम ऋतु वर्णन में दूसरा पद पढ़ेंगे। सेनापति को हम इस रूप में जानते हैं कि वो रीतिबद्ध कवि होने के बाद ही भी बहुत सरल और सहज कवि है और इस सब की अभिव्यक्ति हमें सेनापति के पदों में देखने को मिलती है। आज हम सेनापति का दूसरा पद पढ़ेंगे ऋतु वर्णन से संबंधित। पहले मैं उस पद को पढ़ूंगा, उसके बाद उस पद की व्याख्या करूंगा। बहुत सरल पद हैं, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा महसूस होता है कि आपको पढ़ने में समझने में परेशानी हो रही है तो आप मुझसे पुनः संपर्क करें। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि उसे और सरल तरीके से समझा सकूं। आइए हम पढ़ते हैं सेनापति के ऋतु वर्णन से दूसरा पद। कि मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर सरबर नीर जन मज्जन के काज के मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गुंज सुधरत कुंज सम सदन समाज के व्याकुल वियोगी जोग के सकीन जोगी तहाँ बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के सगन तरु लसत बोले पिक कुल सत देखो ये हुलसत आए ऋतु राज के। ऋतुओं के राजा वसंत का वर्णन कवि कर रहा है। हमने पहले पद में भी यही पढ़ा कि किस प्रकार से वसंत ऋतु का वर्णन करता है और उसको कवि ऋतुओं का राजा कहता है वसंत को। प्रकृति के इस चतुर चितेरे कवि सेनापति ऋतुराज वसंत के आगमन के बाद जन जीवन एवं प्रकृति में आए शांत परिवर्तन का प्रभावी वर्णन कर रहे हैं कि वसंत योगी को भी भोगी बनाने की अपूर्व शक्ति रखता है और उसकी परिवेशगत मधुरता आकर्षित करने वाली। ऋतुराज वसंत का वर्णन करता है कि वो किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से जीवन को प्रभावित करता है। कि मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर सरबर नीर जन मज्जन के काज के। ऋतुराज वसंत के जनजीवन में प्रभाव का वर्णन करता कवि कह रहा है कि वसंत के आगमन पर प्रकृति में
मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी व सुगंधित हवा शुभ संदेश लेकर आती हैं। मलय समीर, मलय यानी मलयाचल से जो आने वाली समीर हवा, शुभ सौरभ, शुभ सौरभ यानी सुगंधित हवा, जो मलयाचल से जो सुगंधित हवा आ रही है वो एक शुभ संदेश लेके आती है और साथ में धरण धीर और धैर्य धारण करने का संदेश देती हैं। सरबर नीर जन मज्जन के काज के, तालाबों में जमा हुआ स्वच्छ निर्मल जल मनुष्य के नहाने के लिए उपयुक्त हो जाता है। वो कहता है कि मलयाचल से जो सुगंधित हवा आ रही है, वो जो तालाब, जो पोखर है, तालाब है जिनमें पानी पड़ गया, जो सड़ांध मार रहा है, लेकिन जब मलय हवा चल रही, जो मलय समीर चल रही है, उसके साथ जो सुगंध बह रही है, उससे वो पानी भी जो तालाब में पड़ा है वो भी निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, नहाने के काम आने लायक पानी वो हो गया है। कवि इससे आगे ये कह रहा है कि मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत घुंज, सुदरत कुंज सम सदन समाज के, तालाबों में खिलने वाले फूलों तथा यत्र तत्र खिलने वाले फूलों पर भौरों के मनोहर समूह रसपान के लिए गुंजायमान करने लगे। मधुकर पुंज यानी भंवरों के जो झुंड हैं वो मंजुल करत घुंज, फूलों के ऊपर यानी गुंजायमान हैं, गुंजार कर रहे हैं फूलों का रसपान करने के लिए। और वो कब कर रहे हैं कि जब वसंत का ऋतु आई है और वसंत ऋतु में सारी प्रकृति खिल उठती है, सारे फूल खिल उठते हैं। कवि आगे कहता है कि सुधरत कुंज सम सदन समाज के, सामान्य जनजीवन वसंत ऋतु में अपने कुंज समान घरों को सुधारने लगते हैं, मतलब सभी जगह प्रकृति खिल उठती हैं। कवि आगे कहता है कि व्याकुल वियोगी जोग कह सके न जोगी, तहाँ बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के। कवि कह रहा है कि बसंत में प्रेम विरह में दग्ध, प्रेम और विरह में दग्ध यानी जलता हुआ वियोगी अपने प्रिय से मिलने के लिए और भी बेचैन हो उठते हैं। उन्हें फूलों की सुगंध और भौरों का गूंजना प्रिय की याद दिलाता है, जिससे वे और भी व्याकुल हो उठते हैं। विहरत भोगी सेनापति सुख साज के, मतलब वो और भी ज़्यादा विरह में तपने लगते हैं, उन्हें और ज़्यादा अपने प्रियतम की याद आने लगती हैं। कभी कह रहा है ईश्वर की साधना में लीन योगी भी वसंत के प्रभाव से अछूते नहीं रहते हैं, वे भी इस मधुर आकर्षक ऋतु में योग साधना से हटने लगते हैं, क्योंकि चारों तरफ दृष्टिपात करने पर उन्हें प्रेम योगी ही विहार करते दिखाई देते हैं। अतः योगी भी योग साधना को छोड़कर शुद्ध भोगी के रूप में विहार करने लगते हैं। आगे कवि कहता है कि सघन तरु लसत बोले पीक कुल सत, देखो ही हुलसत आए ऋतुराज के। कवि कह रहा है कि चारों तरफ सघन तरु लसत, सघन तरु पेड़, लसत यानी लदे हुए हैं, चारों तरफ वृक्षों पर सघन पत्ते और फल फूल सुशोभित हो रहे हैं, पेड़ लदे हुए हैं, पेड़ पौधे लकदक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर आम्र मंजरियाँ तथा पेड़ पौधों को हरा भरा देखकर, फलते फूलते देखकर कोयल के सैकड़ों समूह अपनी मधुर लय राग छेड़ देते हैं। बोले पिक कुल सत, सत यानी सो, पिक यानी कोयल, कुल यानी वंश, कोयल के जो झुंड है, कोयल के जो वंश है, जो सैकड़ों के झुंड अलग अलग हैं, वो अपनी मधुर राग छेड़ देते हैं, जिससे परिवेश और भी मोहक हो उठता है। सेनापति कहते हैं कि इस प्रकार वसंत राज के समय पेड़ पौधे, पशु पक्षी और योगी भोगी सभी प्रसन्नचित हो जाते हैं तथा चारों तरफ उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। इस पद में हम देखते हैं कि इस पद की जो विशेषताएं हैं उनमें कि वसंत ऋतु की सुंदरता, मोहकता तथा जनजीवन में उसके प्रभाव का मोहक वर्णन कवि ने किया है। संयोग श्रृंगार की दृष्टि से प्रकृति का उद्दीपन चित्रण हमें इस पद में देखने को मिलता है।
इस पद्यांश की भाषा हम देखते हैं कि साहित्यिक ब्रज हैं। ब्रज भाषा की कोमल सामासिक पदावली, लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता, माधुर्य गुण से युक्त अनुप्रासिक सौंदर्य जैसी विशेषताएं इस पद में हमें देखने को मिलती हैं। संपूर्ण पद में अनुप्रास का बहुत खूबसूरत तरीके से निर्वाह हुआ है। सुधरत कुंज सम सदन समाज के, इस पद में देखेंगे इस पंक्ति में उपमा अलंकार आया है। कवित छंद में एक आकर्षक वर्णनात्मक शैली में ये पद कवि ने लिखा है। इस व्याख्या के पश्चात भी अगर आपको कहीं समझने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप पुनः मुझसे संपर्क करें। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि इस पद को और भी सरल तरीके से बता सकूं। हालांकि सेनापति बहुत ही सहज और सरल हृदय के कवि हैं और उन्होंने बहुत सहजता और सरलता से लिखा है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।